अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिद्धार्थ की पत्नी नंदिनी ने उससे कहा, तुम्हें अपनी छोटी बहन को मदद करनी चाहिए। सिद्धार्थ की पत्नी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि सिद्धार्थ को पूरी जिंदगी एक बहन की कमी महसूस हो रही थी। करण गुलेरिया और उनके तीनों भाई किसी के घर बेटी पैदा नहीं हुई थी। करण गुलेरिया ने व्योमा को गोद लिया। व्योमा भले ही सारी फैमिली के साथ इंटरेक्ट नहीं करती थी, मगर सिद्धार्थ हमेशा ही व्योमा की नजरों में एक बहन का प्यार ढूंढता था। अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर सिद्धार्थ ने कहा, ले दे के एक बेटी ही है, खानदान की, उसकी भी ठीक तरह से देखभाल नहीं कर सकता कोई। अरे अगर मेरी सगी बहन होती तो दुनिया देखती रह जाती, उतना प्यार देता मैं उसे, मगर मेरी किस्मत में तो बहन का प्यार ही नहीं है और ना ही बेटी का। तुम भी मुझे एक बेटी नहीं दे पाई। आज भी आकाश के हाथों में नन्ही सी पिंकी को देखता हूँ तो बेटी के प्यार को तरसता है मेरा दिल। लाइफ केयर हॉस्पिटल में जब मयूर गुलेरिया अपने चाचा करण गुलेरिया को मिलने आया तो आकाश ने वो सारी बातें मयूर से की जो आज कल गुलेरिया हाउस में चल रही थी। जब आकाश ने व्योमा के बर्ताव के बारे में बताया तो मयूर हैरान रह गया। चाहे करण गुलेरिया ने उसको गोद लिया था, चाहे वो करण गुलेरिया की सगी बेटी नहीं थी, मगर व्योमा ने कभी उन्हें हॉस्पिटल में विजिट करने की कॉन्ट्रेसी भी नहीं दिखाई थी। रोहित की दादी माँ के लिए इतनी महंगी दवाई और रेयर दवाई का इंतजाम उसने किया था, मगर उसके मन में कभी एक बार भी ख्याल नहीं आया कि उसके पापा करण गुलेरिया के लिए भी उस दवाई का इंतजाम करे। ये सोचकर आकाश भी अंदर ही अंदर झुलसने लगा था। करण गुलेरिया ने बहुत कुछ किया था व्योमा के लिए, लेकिन आकाश समझ नहीं पा रहा था कि व्योमा को इतनी नफरत क्यों थी गुलेरिया परिवार से और अपने ही पापा करण गुलेरिया से। मयूर ने आकाश के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश की। आकाश ने अपने कंधे से मयूर का हाथ हटाते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, करण अंकल ने गोद लिया है उसे, बहन है वो हमारी, हम अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे, बस अब अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देंगे। मयूर ने आसपास देखते हुए आकाश से धीमी आवाज में कहा, अनिका के बारे में कुछ सोचा है तुमने? मुझे लगता है मारवा हाउस में जो पार्टी हो रही है वही सही मौका है हमारे लिए। सबके सामने ये खुलासा कर देंगे कि आकाश अनिका ही हमारी छोटी बहन है, गुलेरिया परिवार का हिस्सा है और उसे अपने साथ गुलेरिया परिवार ले जाएंगे। आकाश ने बड़ी बड़ी आंखों से मयूर को घूरते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? छोटी बहन? कोई छोटी बहन नहीं है हमारी। जब तक करण अंकल अपने मुंह से कोई फैसला नहीं सुनाते तब तक वो हमारे लिए छोटी बहन नहीं है। अपनी आवाज ऊंची करते हुए मयूर ने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? सच्चाई का सामना क्यों नहीं करते तुम? जो बात तुम्हारी जुबान नहीं कह रही है वो तुम्हारी आंखें बोल रही है। आज नहीं तो कल तुम्हें एक कदम उठाना ही होगा, तो फिर अभी क्यों नहीं? आकाश और मयूर को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कब उनकी आवाज तेज हो गई और उनकी आवाज करण अंकल के कानों पर पड़ी थी। जब दोनों ने मुड़कर देखा तो करण गुलेरिया अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे। वो सब कुछ सुन रहे थे। करण अंकल को जागा हुआ देखकर आकाश और मयूर दोनों शांत हो गए। आकाश ने बात बदलाते हुए कहा, अरे अंकल, आप कब जागे? तबीयत कैसी है आपकी? डॉक्टरों का कहना है कि काफी सुधार है आपकी तबीयत में, जल्दी ही डिस्चार्ज मिलने वाला है आपको। कुछ देर सोचने के बाद करण गुलेरिया ने कहा, हाँ, जल्दी डिस्चार्ज मिल जाए तो अच्छा है, मुझे एक बर्थडे पार्टी अटेंड करनी है। करण गुलेरिया की बात सुनकर आकाश और मयूर दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। वो अच्छी तरह जानते थे कि वो किस बर्थडे पार्टी की बात कर रहे थे। आकाश और मयूर दोनों के मन में बस एक ही बात चल रही थी, क्या करण गुलेरिया रोहित की दादी की बर्थडे पार्टी में अनिका को सबके सामने गुलेरिया परिवार में अपनाने वाले थे? आने वाले कुछ दिन चुटकियों में बीत गए। वो दिन आ ही गया जिसका सब मिलके बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मारवा खानदान की सबसे बड़ी दादी माँ सुहासिनी मारवा का बर्थडे। सुबह होते ही नौकरों की एक बड़ी फौज शाम को होने वाली पार्टी की तैयारियों में लग गई थी। पूरे मारवा हाउस को लाइटिंग और फूलों से सजाया जा रहा था। वीआईपी और वीवीआईपी गेट्स का
पार्किंग और हेलीकॉप्टर में से उतरने वाले मेहमान के लिए हेलीपैड भी तैयार किया जा रहा था। देश विदेश से आने वाले तरह तरह के कलाकारों के परफॉर्मेंस के लिए गार्डन में एक स्टेज लगाया गया था। लगातार नौकरों की फौज अंदर बाहर हो रही थी। कोई फूल बिछा रहा था तो कोई साइन बोर्ड लगा रहा था, कोई खाने का काउंटर खड़ा कर रहा था तो कोई ड्रिंक्स का काउंटर खड़ा कर रहा था। मारवा खानदान में इतना बड़ा जश्न काफी सालों से नहीं हुआ था। पिछले कई सालों में होने वाला ये सबसे बड़ा सेलिब्रेशन था। जब रोहित के मम्मी पापा की शादी हुई थी तब रोहित के दादा ने दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर एक पूरे गांव को तंबू में बदल दिया था। देश विदेश से हेलीकॉप्टर से आने वाले लोगों को वही उतारा गया था। दिल्ली और आसपास की सारी 5 स्टार होटलों को बुक कर लिया था। ऐसी शादी दिल्ली के इतिहास में नहीं देखी गई थी। मगर उसके बाद मारवा हाउस में जश्न मनाने के ज्यादा मौके नहीं आए थे। आज रोहित की दादी माँ का बर्थडे था। इससे बड़ा पार्टी का मौका मारवा खानदान में सिर्फ तभी आने वाला था जब रोहित अपनी शादी का ऐलान करता। हमेशा मोबाइल गेमिंग में बिजी रहने वाला और काम से दूर रहने वाला सन्नी भी पार्टी की तैयारियों में अपना हाथ बटा रहा था। वो किचन की प्लेटफॉर्म पे बैठकर नौकरों पर नजर रख रहा था। तभी अचानक उसकी नजर रोहित की कार की ओर पड़ी। रोहित सुबह सुबह रिया को लेकर अपनी कार की ओर जा रहा था। तभी सन्नी दौड़कर रोहित और रिया के पास पहुंचा और रोहित से कहा, अरे भैया, सुबह सुबह आर्यन के साथ कहाँ जा रहे हो तुम? रोहित बहुत जल्दी में था। सन्नी को अपने रास्ते में हटाकर रोहित ने कहा, अब क्या तुम्हें कहकर जाना पड़ेगा घर से बाहर? जब रोहित आगे चला गया तो नन्ही सी रिया का हाथ पकड़ते हुए सन्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? नन्ही सी रिया ने सन्नी को अपने पास बुलाकर उसके कानों में कहा, हम लोग मम्मा के घर जा रहे हैं। रिया की बात सुनने के बाद सन्नी ने फिर से कार में बैठ रहे रोहित की ओर देखा। रोहित ने अपने हाथों में 2 बॉक्स पकड़ रखे थे। सन्नी ने फिर से रिया से दबी हुई आवाज में पूछा, अब क्या बाप बेटे ने मिलकर डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है? क्या है इन बॉक्स में? नन्ही सी रिया ने जवाब देते हुए कहा, नए कपड़े हैं उनमें। रिया की बात सुनकर सन्नी सर खुजाने लगा। वो सोचने लगा था कि क्या मल्होत्रा परिवार इतना गरीब था कि उसके पास पार्टी में पहनने के लिए नए कपड़े भी नहीं थे। सन्नी रोहित और आर्यन को कार में बैठते जाते हुए देखने लगा। वहां गुलेरिया हाउस में व्योमा तैयार होकर अपने आप को आईने में देख रही थी। व्योमा ने ब्लू कलर की 1 पीस ड्रेस पहन रखी थी, साथ में मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग सैंडल्स और दिल्ली की टॉप मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइल के पास उसके स्टाइलिंग करवाई थी। व्योमा उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर कहीं ना कहीं उसकी आंखों में इस ड्रेस को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही थी। जब व्योमा अपने रूम से निकलकर स्टेयरकेस के नीचे उतरने लगी तो उसके कानों पर किसी की आवाज पड़ी, किसी की नजर न लगे, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। ये बात सिद्धार्थ गुलेरिया ने कही थी, जो नीचे व्योमा का इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ के साथ उसकी पत्नी और यश भी थे। जब व्योमा नीचे सिद्धार्थ के पास पहुंची तो उसने कहा, देखा, मैंने पहले ही पता लगा लिया था रोहित के डिजाइनिंग से कि वो आज ब्लू कलर के कपड़े पहन रहा है, इसलिए हमने तुम्हारे लिए भी ब्लू कलर की आउटफिट पसंद कर ली। अब देखना, पार्टी में तुम दोनों पे नजर पड़ते ही सब लोग बोल पड़ेंगे, क्या जोड़ी है तुम दोनों की। सिद्धार्थ की बात को इग्नोर करते हुए व्योमा ने पूछा, सिद्धार्थ भैया, मैंने आपसे कहा था कि हमने उस डिजाइनर के शोरूम में दूसरी ब्लू वाले गाउन देखी थी, उसी को मंगवा दीजिए। क्या हुआ उस गाउन का? सिद्धार्थ ने बात को उड़ाते हुए कहा, अरे पता नहीं, वो गाउन शायद पहले ही बिक चुका था, मगर हमने उस गाउन को देखा उससे पहले इसी को तो ट्रायल लिया था। बहुत जच रही है तुम पर, देखो आज भी कितनी खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेस में। सिद्धार्थ की बात सुनकर व्योमा मन ही मन अपने ड्रेस को देखकर कुछ सोचने लगी। व्योमा अच्छी तरह जानती थी कि आकाश की वोल्ट दिल्ली के बिजनेसमैन पर सिद्धार्थ गुलेरिया से कहीं ज्यादा थी। वो ये बात भी अच्छी तरह जानती थी कि अगर वो गाउन आकाश ने उस डिजाइनर से मांगी होती तो वो डिजाइनर
किसी भी कीमत पर वो गाउन आकाश को दे देता। धीमी आवाज में व्योमा ने सिद्धार्थ से पूछा, आकाश कहाँ है? वो हमारे साथ नहीं चल रहा? सिद्धार्थ ने व्योमा से कहा, अरे भाई लगता है वो चाचा को मिलने हॉस्पिटल गया है, वो वहीं से सीधा आ जाएगा। चलो हमें चलना चाहिए अब। तुम अपनी गाड़ी में आ जाओ, मैं यश और नंदनी के साथ अपनी गाड़ी में आ जाता हूँ। जब अपनी कार में बैठा तो उसकी पत्नी नंदनी ने कहा, मुझे लगता है आपकी बहन आपसे बहुत नाराज है। सिद्धार्थ ने बात का जवाब देते हुए कहा, नाराज क्यों होगी? इतनी शानदार ड्रेस लाया हूँ उनके लिए और इतनी बढ़िया खराब भी निकलवाई थी उसके लिए कि रोहित आज कौन से कलर के कपड़े पहनने वाला है और भला आज क्यों नाराज होगी वो। तुम देख लेना, आज दिल्ली की सबसे खूबसूरत लड़की दिखने वाली है इस पार्टी में वो। नंदनी अच्छी तरह से जानती थी कि व्योमा किस तरह अपने भाभीियों को नीचा दिखाने के लिए हर छोटी छोटी बात पर बतंगड़ बनाया करती थी, मगर गुलेरिया परिवार की एक लौती बहन होने के नाते इस परिवार के सारे भाई उसकी फरमाइश पूरा करने में लग जाते और उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर देते। मनोहद्रा हाउस में श्वेता ने अपनी एक डिजाइनर ड्रेस दिखाते हुए अनिका से पूछा, ये ड्रेस कैसी रहेगी दीदी? ये ड्रेस मैंने पहले कभी नहीं पहनी है, मगर आज की इस पार्टी में आप पर बहुत जचेगी। अनिका ने पार्टी की कोई खास तैयारी नहीं की थी, मगर जब श्वेता घर आई तो उनसे कहा, नहीं दीदी, आपको पार्टी में तैयार होकर जाना है। आखिर वहाँ पार्टी में बड़े बड़े लोग मौजूद होंगे और ढेर सारी तैयारियां करके आए होंगे। जब अनिका और श्वेता अनिका के बेडरूम में ये सारी बातें कर रहे थे, तब दोनों के कान पर अंजलि मामी की आवाज पड़ी। नीचे अंजलि मामी ने कहा, अरे रोहित बेटा, तुम यहाँ इस वक्त? ये सुनकर अनिका और श्वेता दोनों दंग रह गए। नीचे रोहित हॉल में एक बड़ा बॉक्स लेकर अंजलि मामी के पास आया और कहने लगा, मैं यहाँ ये ड्रेस डिलीवर करने आया हूँ। रोहित की बात सुनकर अनिका भी नीचे आ गई थी। रोहित की हरकत पर अनिका को गुस्सा भी आ रहा था और इरिटेशन भी हो रही थी। तभी अंजलि मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो अनिका, रोहित तुम्हारे लिए ड्रेस लाया है। अनिका की और बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे रोहित को अनिका ने कहा, इस तरह मेरे लिए ये ड्रेस लाने का क्या मतलब है? रोहित ने बड़े ही पोलाइटली अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, बस मुझे लगा ये ड्रेस आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी तो मैं ले आया। क्यों, क्या गलत किया मैंने? अनिका सबके सामने घर में तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए धीमी आवाज में अनिका ने कहा, बात ये नहीं है, बात ये है कि आपको मेरे मेजरमेंट्स भी पता तो नहीं होगा फिर इस तरह। अनिका की बात काटते हुए रोहित ने धीमी आवाज में कहा, किसने कहा मुझे आपके मेजरमेंट नहीं पता है? रोहित की ये बात सुनते ही अंजलि मामी ने अपने हाथों से अपनी स्माइल छुपा ली और फिर टॉपिक बदलते हुए कहा, जाओ अनिका, ऊपर जाके ड्रेस ट्राई करो। अनिका ड्रेस पहनने से मना करने ही वाली थी, तभी अपने दोनों हाथ उछालते हुए दौड़कर रिया अंदर आई और कहने लगी, मम्मा मैं भी आज ड्रेस पहनने वाली हूँ और हमारी ड्रेसिंग मैचिंग है। आर्यन कहाँ है? आर्यन को कहो वो आज डैड के साथ चला जाए, आज मैं मम्मा के साथ रहूंगी। इससे पहले कि अनिका कुछ रिएक्ट कर पाती, रिया ने अनिका को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और कहा, मम्मा प्लीज चलो ना, अब जिद मत करो। आखिरकार रिया की जिद के सामने अनिका को झुकना पड़ा। अनिका ने हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका ड्रेस का बॉक्स लेकर रिया के साथ अपने बेडरूम में चली गई और आर्यन रोहित के साथ मारवा हाउस में जाने लगा। आर्यन और रोहित को अपने घर से जाते हुए देखकर किशन मामा को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। घर में जो कुछ भी हुआ था उससे किशन मामा का मुंह खुला का खुला रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बोलना चाहते थे मगर बोल नहीं पा रहे थे। किशन मामा को बोलना बहुत कुछ था मगर बोल नहीं पा रहे थे। तब एक हाथ उनके कंधे पर हाथ रखकर अंजलि मामी ने कहा, जब पहली बार मैंने सामने ये सब कुछ हुआ था तब मुझे भी ऐसा ही शौक लगा था। कुछ दिन पहले ही नानी माँ या किशन मामा को शौक लगे, इसीलिए अंजलि मामी और अनिका ने सब कुछ सच सच बता दिया था। मगर किशन मामा ये सब यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसा ये सब कुछ एक सपने जैसा था। अनिका के जुड़वा बच्चे थे और उन बच्चों का बाप दिल्ली का नहीं देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून रोहित मारवा था।
किशन मामा को रोहित का स्वभाव और किशन मामा के प्रति रोहित का लगाव पहले से ही बहुत पसंद था, मगर आज रोहित को अपने दामाद के रूप में देखकर किशन मामा को अपने नसीब पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद सब लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए। किशन मामा और अंजलि मामी अनिका के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अनिका अपने बेडरूम से बाहर आई। अनिका ने रोहित ने दिया हुआ ब्लू गाउन पहना हुआ था। टेरकोस ब्लू गाउन के ओपन शोल्डर लेस गाउन में अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतर आई थी। अनिका को इस तरह देख अंजलि मामी के चेहरे पर स्माइल आ गई और आंखों में आंसू। जब अंजलि मामी की नजर इस गाउन पर पड़ी तो उन्हें पता चला कि उन्होंने पहले भी कभी इस गाउन को देखा था। जब अनिका स्टेज से उतरकर अंजलि मामी के पास आई तो अंजलि मामी ने गाउन को देखते हुए कहा, ये गाउन तो मैंने कहीं देखा है। वहाँ व्योमा जब मारवा हाउस में अपनी कार से उतरी तो आसपास के लोग उसे देखकर उसे कॉम्प्लीमेंट में देने लगे। वाह व्योमा, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। किसी ने कहा, व्योमा तुम्हें तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस होना चाहिए। तभी दो लड़कियां बात करने लगी, अरे वो ड्रेस देखो जो व्योमा ने पहना है, डिजाइनर मनीष जिंदल की ड्रेस है, वो बहुत महंगी है। हमारे नसीब में ऐसी ड्रेस होती तो हम भी इतनी खूबसूरत लग सकती थी। बहुत लकी है व्योमा जो उसके भाई उसे इतना प्यार करते हैं। व्योमा जिस किसी भी पार्टी में जाती थी वो उस पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती थी, पर अब इतने सालों के बाद उसकी ये आदत उसकी जरूरत बन गई थी। मीडिया वाले उसकी धड़ाधड़ फोटो खींचने लगे। पेज 3 में और ग्लैमर मैगजीन में आए दिन व्योमा की तस्वीरें छपती रहती थी। फिल्म इंडस्ट्री में होने के बावजूद व्योमा हमेशा ही बी टाउन में चर्चा में रहती थी। कई फिल्मी एक्टर्स व्योमा से चला करती थी। व्योमा ने अपने दोनों हाथों से अपने ड्रेस को लिफ्ट किया और मारवा मेंशन की ओर अपने कदम बढ़ाने लगी। तभी व्योमा ने नोटिस किया कि एक लंबी काली जीप मारवा मेंशन के बाहर आकर धीरे से रुकी। मारवा खानदान की इस पार्टी में गेस्ट महंगी गाड़ियों में आए थे। पार्किंग लॉट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे महंगी गाड़ियों का मेला लगा था वहां पर। अभी अभी जो काली जीप वहां आकर रुकी थी वो इन गाड़ी के हिसाब से काफी लो ग्रेड की मानी जा सकती थी, इसीलिए प्रेस और मीडिया ने भी उस गाड़ी से अपनी नजरें हटा ली थी। जब व्योमा मारवा मेंशन में अंदर जाने लगी तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई, व्योमा जरा रुक जाओ। जब व्योमा ने मुड़कर पीछे देखा तो योगिता रायचंद अपनी माँ मीनाक्षी रायचंद के साथ खड़ी थी। योगिता ने मीनाक्षी को कान में कुछ कहा और फिर तेजी से चलकर व्योमा के पास आ गई। व्योमा की ड्रेस देखते हुए योगिता ने अपने दोनों गालों पर हाथ रखते हुए कहा, वाह, तो ये ड्रेस तुमने खरीदी थी। ड्रेस को देखकर योगिता इतनी एक्सपेरिमेंट दिखाने लगी कि उसे अपने वॉल्यूम का अंदाजा ही नहीं रहा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए योगिता ने कहा, मिस मनीष जिंदल का एक्सक्लूसिव कलेक्शन है ये तो। आई एम श्योर कि आज की पार्टी में तुम छा जाओगी, सबसे खूबसूरत तुम ही दिखने वाली हो। योगिता की आवाज इतनी लाउड थी कि अंदर जाते हुए सब गेट्स एक सेकंड रुककर व्योमा और योगिता को देखने लगे। व्योमा ने बचपन से ही सॉफ्ट ट्रेनिंग्स में रहना पसंद किया था। इस तरह का बर्ताव उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। बड़े खानदान के लोग जब किसी पार्टी में जाते हैं तो वो ये नहीं दिखाना चाहते कि इस पार्टी के लिए उन्होंने स्पेशली तैयारी की थी। उन्हें सब पर यही इम्प्रेशन जमानी होती है कि वो नॉर्मली और कैजुअली भी इन्हीं ड्रेस में घुमा करते हैं। व्योमा ने धीमी आवाज में योगिता से कहा, योगिता ये ड्रेस तो मैंने यूं ही खरीदी थी, सोचा आज पहन लो पहली बार। व्योमा की बात हंसी में उड़ाते हुए योगिता ने कहा, बस अब ज्यादा मॉडर्न मत बनो, तुम जानती हो ये ड्रेस कितनी फेमस है। मिस्टर जिंदल की एक्सक्लूसिव कलेक्शन वाली ड्रेस है। पेरिस में होने वाले फैशन प्रोडक्ट्स में इस ड्रेस ने पूरी दुनिया को में अवार्ड जीता था। सभी जानते हैं इस ड्रेस के बारे में। एक ये ड्रेस और एक मिस्टर जिंदल की वो ड्रेस जो सभी ड्रेस में फर्स्ट आई थी, डार्क ब्लू कलर के गाउन, उसे भी कौन भूल सकता है। वो गाउन तुम आज पहन लेती तो कयामत ढा देती।
मगर हाँ, ये ड्रेस भी औसम है। इस पार्टी में इससे अच्छी ड्रेस किसी ने नहीं पहनी होगी। तुम छा जाओगे इस पार्टी पर। व्योमा ने हल्की सी मुस्कुराहट योगिता को देते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं। व्योमा की जैसे ही व्योमा आगे चलने लगी, योगिता ने व्योमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, जरा रुक जाओ, अभी अभी मैंने अपनी बुआ की गाड़ी को अंदर आते हुए देखा है। वो लड़की अनिका भी उन्हीं के साथ आई होगी। यहीं रुको थोड़ी देर, जरा उसके सामने आ जाने दो। तो दोनों एक साथ ही पार्टी में एंटर होगी तो लोग खुद ब खुद समझ जाएगी कि वो लड़की में तुम और तुम में कितना फर्क है। रोहित को भी पता चल जाएगा कि उसने गलत लड़की को चुन लिया है। व्योमा ने व्योमा से अपनी सॉफ्ट आवाज में पूछा, क्या वो मिस अनिका दिखने में अच्छी नहीं है? कुछ देर सोचने के बाद योगिता ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब वैसे चेहरा अच्छा है मगर वैसे फिगर भी अच्छा है। हाइट आम लड़कियों से ज्यादा है। मगर योगिता खुद नहीं समझ पा रही थी कि चाहे वो जितनी कोशिश कर रही थी अनिका की बुराई करने की, मगर किसी न किसी तरह उसके मुंह से अनिका की तारीफ ही निकल रही थी। फिर किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करते हुए योगिता ने आंख बंद करके एक ही झटके में कह दिया, अरे बहुत बुरे कपड़े पहनती है वो। भला एक गांव वाली लड़की का हमसे क्या मुकाबला। पहाड़ों में कई खूबसूरत बंजारन घूमती रहती है मगर उनसे हमारा कोई मुकाबला थोड़ी ना है। योगिता की सहेलियां जो योगिता के आसपास खड़ी थी वो योगिता की इस बात को सुनकर हंसने लगी। तभी एक लड़की ने कहा कि उस अनिका की माँ आज से कई साल पहले दिल्ली के ऊंचे खानदान के मर्दों में काफी फेमस थी। बहुत खूबसूरत औरत थी। ऊंचे खानदान के लड़के उसको देखते ही उसके प्यार में पड़ते और बस अपनी जिंदगी खराब कर लेते। अनिका के बारे में ऐसी बातें सुनकर व्योमा की आंखों में चमक बढ़ने लगी थी। योगिता ने अपनी सहेलियों को रोकते हुए कहा, अब बस करो, आज के दिन उस लड़की की बातें मत करो। देखो जरा हमारे व्योमा की तरफ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। मुझे तो पक्का यकीन है कि आज मिस्टर रोहित मारवा व्योमा को देखकर पूरी तरह से लट्टू हो जाएंगे और आज ही दोनों की सगाई अनाउंस कर देंगे। सारी लड़कियां एक साथ मिलकर इस बात की व्योमा को बधाई देने लगे। व्योमा को योगिता के इन फ्रेंड्स का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो किसी तरह उनसे दूर रहना चाहती थी। व्योमा के रिएक्शन से योगिता को इस बात का एहसास हो गया था। योगिता ने अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए कहा, चलो लड़कियों, मुझे नहीं लगता तुम्हें गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार की प्राइवेट बातों में इंटरेस्ट लेना चाहिए। जब वो ये सारी बातें कर रही थी तभी अचानक उसका ध्यान दरवाजे पर गया जहाँ से मल्होत्रा परिवार अंदर आ रहा था। जैसे ही मल्होत्रा खानदान दरवाजे से दाखिल हुआ, ऐसा लग रहा था कि सबकी नजर दरवाजे पर जम गई थी। हवा की ठंडी एक लहर के साथ अनिका दरवाजे के अंदर आई। अनिका की खूबसूरती को देखकर आपस में बात करते लोग अचानक शांत हो गए। ना चेहरे पर मेकअप, ना आंखों पर आईशैडो, ना होठों पर लिपस्टिक, मगर अनिका के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई महान चित्रकार ने खुद अपने हाथों से अनिका को जीता जागता स्वरूप दिया था। अनिका की खूबसूरती की तारीफ करने के लिए लोगों को शब्द नहीं मिल रहे थे। वो बस बिना कुछ बोले, बिना पलक झपकाए अनिका को देखे जा रहे थे। योगिता की दोस्त जो इस वक्त अनिका का मजाक उड़ा रही थी, वो जानती नहीं थी कि उस वक्त जिस खूबसूरती को आसपास के लोग घूरे जा रहे थे वो वही लड़की अनिका थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, उस लड़की को देखो कितनी खूबसूरत है। ऐसी खूबसूरत लड़की को मैंने दिल्ली में आज तक नहीं देखा। तभी पास खड़ी दूसरी फ्रेंड ने कहा, अरे जरा देखो उसने क्या पहन कर रखा है। ये तो वही डिजाइनर गाउन है मिस्टर जिंदल का, जिससे पेरिस में ड्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। इतना खूबसूरत ड्रेस पहनने के बावजूद ये कहना मुश्किल है कि वो ड्रेस ज्यादा खूबसूरत है या ये लड़की। देखो तो उस खूबसूरत लड़की के साथ एक नन्ही सी परी भी है, मगर इस नन्ही सी परी ने अपने चेहरे पर मास्क क्यों चढ़ा रखा है। लगता है वो उस लड़की की छोटी बहन है। तभी एक मिडिल एज औरत ने अपने पति से कहा, जरा पता करो ये लड़की कौन है, किस खानदान की है। हमारे राजेश के लिए रिश्ता लेकर जल्दी से पहुंच जाते हैं, इससे पहले कि ऊंचे खानदान के लड़कों की लाइन लग जाए इनके घर के बाहर। योगिता अनिका को देखकर हैरान रह गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि हमेशा सीधी सादी रहने वाली अनिका आज
इस तरह से पार्टी में एंटर करेगी। जब योगिता ने आसपास खड़े लोगों को देखा तो उसे पता चला कि लोगों की नजरें पार्टी से हटकर पूरी तरह से अनिका पे जम चुकी थी। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी आंखें फाड़ फाड़ कर अनिका की ओर देख रही थी। सबकी नजरों में एक ही सवाल था, आखिर इतनी खूबसूरत लड़की दिल्ली में कब आई और ये लड़की किस खानदान की है। योगिता को लग रहा था जैसे उसने सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तभी योगिता के कानों पर व्योमा की आवाज पड़ी, कौन है वो लड़की? योगिता ने व्योमा को जवाब देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही जैसे जम गए थे। योगिता का रिएक्शन देखकर व्योमा समझ चुकी थी कि अभी अभी योगिता जिसको इतना नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी वो सामने से आ रही खूबसूरत लड़की ही थी। व्योमा ने अपने दोनों होठ दबाते हुए धीमी आवाज में योगिता से पूछा, क्या यही है वो लड़की अनिका गुलेरिया जिसकी तुम अभी अभी इतनी तारीफ कर रही थी? आसपास खड़े योगिता के फ्रेंड्स ने जब ये बात सुनी तो उनके मन में एक ही ख्याल चलने लगा कि अगर अनिका को खूबसूरती अपनी माँ से विरासत में मिली है तो अनिका उनकी सुनी हुई सारी बातें सच होगी। जाहिर सी बात है, अगर इतनी खूबसूरत लड़की होगी तो ऊंचे खानदानों के लड़के ऐसी लड़की के पीछे पागल जरूर होंगे और उनके घर वाले और उनकी पत्नियां ऐसी लड़कियों की दुश्मन आसानी से बन जाती थी। पार्टी में उस वक्त इंस्ट्रूमेंटल लाइट म्यूजिक के अलावा कोई शोर नहीं हो रहा था। सब चुपचाप खड़े अनिका की ओर देख रहे थे। अनिका ऐसे बड़े खानदान की पार्टी में कभी गई नहीं थी। उसने धीरे से श्वेता से पूछा, क्या बड़े बड़े पार्टियों में लोग चुपचाप खड़े खड़े एक दूसरे को घूरते रहते हैं, कुछ बात नहीं करते आपस में? मुस्कुराते हुए श्वेता ने कहा, ये सब तुम्हारी खूबसूरती देखकर बोलना भूल गए हैं। हाई हील्स में अनिका को चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। अपना बैलेंस बनाने के लिए अनिका ने अपना एक हाथ अपनी कमर पे रख दिया। अनिका का फिगर देखकर सारे मर्द अपना होश खो बैठे थे और उनकी पत्नियां जलन के मारे उन्हें घूरे जा रही थी। हाई हील्स में अनिका अपना बैलेंस नहीं रख पा रही थी। वो किसी तरह अपने जूते निकालकर कंफर्टेबल होना चाहती थी, मगर इससे पहले कि अनिका झुककर अपने जूते निकालती, श्वेता ने अनिका का हाथ पकड़ लिया और कहा, देखो इस वक्त सारे मर्द और औरत की नजर तुम पर गड़ी हुई है। ऐसी कोई हरकत मेहरबानी करके मत करना जिससे इन ऊंचे खानदान के लोगों के बीच हमारी नाक कट जाए। रिया ने भी अपनी मम्मा से कहा, मम्मा आप इतनी खूबसूरत हो तो थोड़ी बहुत फैशन तो करनी ही चाहिए ना। आपको पता है डैड ने इस आउटफिट को तैयार करने में कितनी मेहनत की है। आप भी थोड़ी बहुत तकलीफ उठा सकती हो ना डैड के इस गिफ्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए। इरिटेट होकर अनिका ने रिया से कहा, अपने डैड से कहो मेरे लिए बिना हिल्स वाले नॉर्मल सैंडल मंगवाए, वरना मैं ये हिल्स निकाल कर नंगे पांव चलना शुरू कर दूंगी। अपने ड्रेस की नन्ही सी जेब से फोन निकालकर रिया ने अनिका से कहा, ठीक है मम्मा, मैं अभी डैड को बता देती हूँ। इसके बाद मल्होत्रा परिवार मारवा हाउस में एंट्रेंस से होकर हॉल की तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर हॉल में एंटर होने से पहले ही अनिका को किसी की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ अनिका।